और रोमुलन शिप से दोबारा इन लोगों पर हमला होता है। ये लोग मुकाबले की हालत में नहीं थे, तो कैप्टन सभी को शिप से निकलने का ऑर्डर भी देता है। और इस बीच हम ऑडियंस जान पाते हैं कि शिप पर कर्क की प्रेग्नेंट वाइफ भी है जिसकी डिलीवरी है। सभी शिप से निकल रहे थे, मगर ऑटो सिस्टम खराब होने की वजह से मजबूरन किसी को वहाँ रुकना पड़ता है। और जब जहाज डूबता है तो कैप्टन भी उसके साथ डूबता है। ये सेक्रीफाइस कर्क देता है, वो सबको बाहर भेज देता है और खुद सिस्टम को चलाने के लिए रुक जाता है। इस बीच उसे ये खुशखबरी मिलती है कि उसकी वाइफ जो केल्विन शिप से निकल चुकी है, उसने एक लड़के को जन्म दिया। आखिरी लम्हों में ये लोग अपने बच्चे का नाम रख पाते हैं। अपने क्रू को, वाइफ को और बच्चे को बचाने के लिए कर्क केल्विन स्टार शिप को रोमुलन शिप से टकरा देता है, जिसमें उसकी मौत तो हो जाती है, मगर वो 800 जानों को बचाने में कामयाब हो गया। और यहीं पर सीन कट। अब आते हैं कुछ साल बाद। हम जॉर्ज कर्क के बेटे जिम कर्क को देखते हैं, जो 10-12 साल का हो चुका था। वो अपने स्टिपडेट की कार बिना इजाजत ले गया था और काफी स्पीड से ड्राइव कर रहा था। आखिर में वो कार को एक खाई में गिरा देता है और खुद छोटा जिम गिरते गिरते बच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वोल्कन के ग्रह पर। वोल्कन एक ऐसी सभ्यता है जो साइंस की फील्ड में काफी आगे तक जा चुकी है, और उन्हीं की वजह से इंसान इस काबिल हुए कि स्पेस की लंबी दूरियों को सीक्वेंस में तय कर पाते हैं। यहाँ हम कहानी के एक अहम कैरेक्टर स्पॉक को देखते हैं। स्पॉक के पिता ने एक इंसानी औरत से शादी की थी, जिसकी वजह से बाकी लोग स्पॉक को खास पसंद नहीं करते थे। हालांकि स्पॉक के पिता एम्बेसडर थे। बचपन में भी लड़के उसे इस बात के लिए परेशान किया करते थे, और जब वो बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ को कह देता है कि मैं खुद को पूरी तरह से एक वोल्कन बनाना चाहता हूँ। मतलब कि उसे इंसान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वोल्कन नस्ल के लोग जज्बाती नहीं होते, वो दिमाग से काम लेते हैं। इसलिए कहानी में स्पॉक के कैरेक्टर में जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ लीजिए ये एक रोबोट की तरह है। बड़ा होने पर स्पॉक वोल्कन साइंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, मगर उसकी इंसानी माँ की वजह से उसे नहीं लिया जाता। हालांकि स्पॉक सबसे काबिल था, उसने टॉप किया था। इस बात से नाराज होकर स्पॉक फेडरेशन के स्टार फ्लीट को ज्वाइन करता है। उसकी काबिलियत की वजह से उसे फर्स्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। और अब आते हैं जिम कर्क पर, जो अब बड़ा हो चुका है। वो एक बार में बैठा एक लड़की जिसका नाम उहुरा है, उसे फ्लर्ट कर रहा था। उहुरा भी इस कहानी के अहम कैरेक्टर्स में से एक है। जिम और उहुरा बातें कर रहे थे कि स्टार फ्लीट के कुछ लोग आ जाते हैं। अब जिम की उनसे फाइट हो जाती है, मगर फाइट के बीच में कैप्टन क्रिस्टोफर पाइक आ जाते हैं। वो फाइट को रोकते हैं और जिम से बात करते हैं। कैप्टन पाइक जिम के पिता को जानते थे, वो उनकी काफी तारीफ करते हैं। वो सिर्फ 8 मिनट के लिए कैप्टन बने थे, मगर उसने 800 जानें बचाई थी। जिम भी काबिल है, मगर उसमें कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे वो रूल्स फॉलो नहीं करता और काफी अय्याश टाइप का है। कैप्टन पाइक उसे समझाता है कि देखो, अपनी काबिलियत ऐसे जाया मत करो, स्टार फ्लीट ज्वाइन करो, 6 साल के बाद तुम्हें कमांडर बना दिया जाएगा। मगर उस समय जिम मना करता है और कैप्टन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मगर अगले दिन जिम अपना इरादा बदल देता है और स्टार फ्लीट ज्वाइन करता है। अर्थ से एक शटल लॉन्च होने वाला था, जिसमें जिम की मुलाकात एक डॉक्टर बोन से होती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले कुछ महीने इनके ट्रेनिंग में गुजरने वाले थे, और आखिर में कैडेट्स को एक टेस्ट पास करना होता है कि अगर वो कैप्टन बने तो कैसे वो शिप और क्रू को बचा सकते हैं। जब जिम से ये टेस्ट लिया जा रहा था तो वो बिना डरे ही इस टेस्ट को पास कर लेता है। इस बात से सभी लोग हैरान थे, क्योंकि आज तक ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर पाया था। इस बीच हमें रोमुलन शिप का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें कमांडर नीरो और उसके लोग एक खास लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, और तभी एक स्पेसक्राफ्ट स्टॉर्म से बाहर आता है। नीरो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि शिप को कैप्चर कर लो और स्पॉक को मेरे सामने जिंदा पेश करो, क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहता था। वैसे ये एंड में क्लियर हो जाएगा कि असल में चल क्या रहा है। वहाँ अर्थ पर जब सभी कैडेट्स को मिशन पर भेजा जा रहा था, जिम पर कोई केस कर देता है। वो था स्पॉक। स्पॉक के हिसाब से जिम ने बिना डरे ही ये टेस्ट पास कर लिया, और इस टेस्ट का मतलब यही होता है कि इंसान डरे और डर में वो क्या फैसला लेता है। जिम स्पॉक से बहस भी करता है, मगर अचानक से स्टार फ्लीट को खबर मिलती है कि स्पेस में एक अजीब सी एनोमली डिटेक्ट हुई है, इसलिए वो सभी कैडेट्स को मिशन पर भेज देते हैं। मगर बाद में जिम को पता चलता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इस बात से वो काफी दुखी था, क्योंकि उसके सभी साथी स्पेस के मिशन पर जा रहे थे। मगर इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर बोन्स उसकी मदद करता है। वो उसे एक बीमारी देता है, और एक डॉक्टर होने के नाते वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उसे अपने साथ शिप पर ले आता है। अब हम स्टारशिप एंटरप्राइज को देखते हैं, जो केल्विन शिप से भी कई बड़ा और एडवांस है। इस शिप के कैप्टन खुद क्रिस्टोफर पाइक है, फर्स्ट ऑफिसर वोल्कन स्पॉक है। ये लोग जब स्पेस में जाते हैं तो सारे क्रू को मिशन के बारे में समझाया जाता है कि वोल्कन प्लेनेट के पास एक लाइटिंग स्टॉर्म डिटेक्ट हुआ है, और वोल्कन एकेडमी ने अपने प्लेनेट के इवोक्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट की है। इसलिए फेडरेशन ने एंटरप्राइज स्टारशिप को भेजा है ताकि वो वोल्कन प्लेनेट से लोगों को निकाले और उस लाइटिंग स्टॉर्म का सोर्स मालूम करे। ये ट्रांसमिशन पूरे शिप में चल रही थी, जहाँ जिम भी ये सब सुन लेता है और उसे कुछ याद आता है। वो भागते भागते डेक पर आता है और कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि आज से 25 साल पहले भी
ऐसा ही एक लाइटिंग स्टॉर्म देखा गया था। इसके बाद स्टारशिप केल्विन पर रोमुलेंस के एक विशाल जहाज ने हमला किया था। उसी दिन जिम के पिता मारे गए थे और जिम का जन्म हुआ था। अब पहले तो कोई भी जिम की बात से एग्री नहीं करता, मगर उहुरा जिसे क्लिंगोन भाषा आती थी वो ये बात कंफर्म करती है कि वॉल्कन प्लेनेट के आसपास रोमुलेंस का ही एक जहाज है। वहाँ वॉल्कन प्लेनेट पर दिखाया जाता है कि नेरो के लोग प्लेनेट में घोल कर रहे हैं और इतने में स्टारशिप एंटरप्राइज भी पहुंच जाता है। जिम की बात सही थी क्योंकि वो रोमुलन शिप के ठीक सामने थे। उन पर हमला होता है ठीक वैसे ही जैसे इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। इसके बाद इन्हें कमांडर नीरो से एक मैसेज मिलता है जिसमें वो कह देता है कि ये लड़ाई किसी फेडरेशन की ओर से नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ, और वो स्पॉक से बात करता है, हालांकि स्पॉक उसे नहीं जानता था। इसके बाद वो कैप्टन पाइक को अपने शिप पर आने का कहता है। उन्होंने एंटरप्राइज शिप के ट्रांसपोर्टर को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया था, इसलिए अब ये लोग रोमुलन शिप के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर इन्होंने कमांडर नीरो की बात नहीं मानी तो वो इन पर हमला करेगा। खैर मजबूरन अब कैप्टन पाइक को वहाँ जाना था। चूंकि ये सब पहले भी हो चुका था तो इन्हें पता था कि नीरो कैप्टन से कुछ जानकारी लेना चाहता है और बाद में वो कैप्टन को मार देगा और साथ ही वो एंटरप्राइज को भी तबाह कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नीरो और उसके लोग वॉल्कन प्लेनेट को एक ब्लैक होल में फेंकने वाले थे। इनके पास एक रेड मैटर था जो एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल क्रिएट करता था। अब नीरो ऐसा क्यों कर रहा है ये कहानी भी क्लियर हो जाएगी। कैप्टन पाइक, जिम और स्पॉक वहाँ जाने से पहले एक प्लान बनाते हैं। कैप्टन पाइक तो अकेले ही वहाँ जाने वाले थे, मगर साथ ही ये तीन लोग भी चुपके से रोमुलन शिप के उस ड्रिल पर लैंड करने वाले थे जो वॉल्कन प्लेनेट में होल कर रहा था। ये उस ड्रिल को बेकार करने की कोशिश करेंगे ताकि वॉल्कन प्लेनेट से लोगों को निकालने के लिए इन्हें समय मिल जाए। ये अपने स्टारशिप एंटरप्राइज को भी ठीक कर लेंगे और वॉल्कन प्लेनेट से लोगों को भी निकाल लेंगे। मतलब प्लान तो यही था। जाने से पहले कैप्टन पाइक स्पॉक को अपनी जगह कैप्टन बना देता है। एंटरप्राइज शिप का कमांड अब उसके हाथ में है और सभी क्रू को बचाने की जिम्मेदारी भी। खैर अब कैप्टन पाइक रोमुलन शिप के लिए अकेले ही निकल जाता है और जिनके साथ दो और लोग ड्रिल पर लैंड करते हैं, जिनमें से एक का पैराशूट ड्रिल की आग में चला जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिम किसी तरह लैंड करने में कामयाब तो हो गया, मगर दुश्मन के लोग उस पर हमला कर देते हैं। इतने में सोलो भी लैंड करता है और दोनों रोमुलन से लड़ने लगे, जिन्हें वो हराने में कामयाब हो जाते हैं। उनके पास कोई एक्सप्लोसिव नहीं थे, इसलिए वो गन से ही उस ड्रिल को शूट करने लगे। ड्रिल भी काम करना बंद कर देता है। कमांडर नीरो को इसकी खबर मिल जाती है, मगर वो पहले से ही प्लेनेट के कोर तक होल कर चुके थे, इसलिए वो रेड मैटर को उसमें डालने का ऑर्डर देते हैं। ये खबर जिम एंटरप्राइज को देता है कि दुश्मन ने वॉल्कन प्लेनेट पर कुछ गिरा दिया है और देखते ही देखते सोलो नीचे गिर जाता है। सोलो का पैराशूट पहले से ही खराब हो चुका था, इसलिए जिम भी उस ड्रिल से कूद जाता है ताकि वो सोलो को बचा सके। साथ ही वो अपने लोगों से कांटेक्ट करता है कि हमें बीम करके शिप पर ले जाओ। दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पार्टिकल के जरिए इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। ये दोनों उस समय नीचे गिर रहे थे, बीम मशीन उसे लॉक नहीं कर पा रही थी। खैर क्रू मेंबर्स में से एक 17 साल लड़का आंद्रे ये काम मैनुअली करता है और सही समय पर सोलो और जिम को बीम करके शिप पर ले आता है। शिप पर जिम के आते ही स्पॉक वॉल्कन प्लेनेट पर खुद को बीम करता है क्योंकि अब समय बहुत कम था और उसे अपने परिवार को बचाना था जो एक टेंपल में थे। यहाँ प्लेनेट धीरे धीरे तबाह हो रहा था। स्पॉक जल्दी से टेंपल में जाता है और अपने लोगों को बाहर लाता है ताकि एंटरप्राइज शिप से सभी को एक साथ बीम कर सके, मगर इस प्रोसेस में स्पॉक की मदर मारी जाती है। इस बात से स्पॉक को दुख होता है, मगर एक वॉल्कन जज्बाती नहीं होता, तो इस बात को इग्नोर करते हुए वो अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। जिम स्पॉक को समझाता है कि अब हमें कैप्टन को बचाना चाहिए और उस शिप में जाकर उनके वेपन्स खराब कर देंगे, मगर स्पॉक कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक इंसान के बदले हम सारे क्रू की जान खतरे में नहीं डालेंगे। इस बात को लेकर जिम और स्पॉक के बीच बहस होती है। अब स्पॉक चूंकि उसूलों का पक्का था और एक कैप्टन भी था, तो वो जिम को शिप से नीचे फेंक देता है कैप्सूल में, क्योंकि वॉल्कन प्लेनेट के साथ ही एक फ्रोजन प्लेनेट था। जब जिम को होश आता है वो खुद को बर्फ में पाता है। वहाँ से निकलकर वो स्टार फ्लीट के आउट पोस्ट को ढूंढने निकल जाता है, मगर रास्ते में उस पर एक जानवर हमला कर देता है। जिम भागते भागते उससे एक गुफा में छुप जाता है और जैसे ही वो जिम को खाने वाला था वहाँ पर एक ओल्ड वॉल्कन आता है जो जिम की जान बचाता है और वो ओल्ड वॉल्कन अपना नाम स्पॉक बताता है। पहले तो जिम को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर आगे ये बूढ़ा स्पॉक कहानी खुलकर समझाता है। तो हुआ कुछ यूं है कि आज से 100 साल बाद फ्यूचर में स्पॉक को ये खबर मिलेगी कि गैलेक्सी में एक स्टार ब्लास्ट होगा। उसका ये इफेक्ट इतना शक्तिशाली होगा कि ये पूरे गैलेक्सी को खत्म कर देगा और गैलेक्सी के साथ वो सभी जिंदगियां भी जो अलग अलग प्लैनेट्स पर है। तो अपनी गैलेक्सी को बचाने के लिए स्पॉक एक ऐसे रेड मैटर को तैयार करता है जो एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल क्रिएट करेगा और जैसे ही उस स्टार में विस्फोट होगा स्पॉक वहाँ पर आर्टिफिशियल ब्लैक होल बना देगा और वो स्टार उसी में चला जाएगा। इसी स्टार के पास रोमुलन का प्लेनेट भी था और कमांडर नीरो को ये विश्वास दिलाया गया था कि उनका प्लेनेट बचा लिया जाएगा और सभी फेडरेशन मिलकर इस काम में लग गए थे। तो जिस दिन उस स्टार में विस्फोट हुआ स्पॉक ने रेड मैटर को उसमें गिरा दिया, मगर फिर भी रोमुलन का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया। उस समय कमांडर नीरो अपने शिप में था और उसने ये सब देख लिया, मगर ब्लैक होल की वजह से स्पॉक का शिप और कमांडर नीरो का शिप भी ब्लैक होल में चले गए। कमांडर नीरो पास्ट में आ गया, यानी उस स्टार
स्टार के विस्फोट से 100 साल पहले और स्पॉक अभी तक नहीं निकला था। इसलिए कमांडर नीरो ने 25 साल तक इंतजार किया और एक सीन में जब हमें दिखाया गया कि रोमिलेंस एक लाइटिंग स्टॉर्म से निकलते हुए शिप और स्पॉक को कैप्चर कर लेते हैं, तो वो असल में नीरो ने बूढ़े स्पॉक को पकड़ा था, मगर उसे मारा नहीं बल्कि उससे रेड मैटर छीन लिया और उसे इस फ्रोजन वर्ल्ड में फेंक दिया जिससे वॉल्कन का प्लेनेट नजर आता था। असल में नीरू से वही सब महसूस करवाना चाहता था जो उसने किया था। उसने बूढ़े स्पॉक के सामने ही उसके प्लेनेट और लाखों वॉल्कन्स को खत्म कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि असल में ये बूढ़ा स्पॉक फ्यूचर से है और इस समय में भी एक जवान स्पॉक मौजूद है जो अभी एंटरप्राइज शिप का कैप्टन है। ये सब जानने के बाद जिम को यकीन आ जाता है ये दोनों स्टार फ्लीट के एक आउटपोस्ट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब जिम को वापस एंटरप्राइज पर जाना होगा और स्पॉक को इस सब के बारे में समझाना होगा। अब जिम बूढ़े स्पॉक से पूछता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो वो लोग मेरा यकीन कैसे करेंगे, मगर स्पॉक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा। मगर वो एक इशारा जिम को देता है कि किसी भी स्टार फ्लीट के कैप्टन को जज्बाती नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों आउट पोस्ट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात फेडरेशन के एक इंजीनियर से होती है जिसका नाम स्कॉट था। वो काफी काबिल था और उसने बीमिंग टेक्नोलॉजी में मास्टर किया था, मगर बजाय इसके कि उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाता, उसे इस वीरान प्लेनेट पर